हम पढ़ेंगे राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं। हेडिंग आपका पड़ गया। तो इनकी सीमाएं क्या है? ज्यादा सीमाएं नहीं है, 2-3 सीमाएं आपकी। राउल्ट नियम का पहला ये कहना था कि ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? यानी राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। अब आपके पास तनु और शांत विलयन का मैं पहले से बता चुका हूं। तनु विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका होता है कि इसमें जो घटक हैं वो कैसे होने चाहिए? घटक यानी अवयवी जो कण है वो घटक आवासशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आवासशील। घटक आवासशील होने चाहिए। ये होते क्या है बताओ जरा। आवासशील किसे कहते हैं? जैसे कपूर। कपूर को अगर हम गर्म करेंगे तो कपूर सीधा ठोस से किसमें चेंज होता है? तो वो वाष्पशील है या आवासशील? आवासशील। अगर आप नमक को देखें, नमक को गर्म करें या टेम्परेचर दें तो थोड़ा सीजने लगता है, नहीं द्रव रूप में बदलने लगता है, तो वो कैसा है? वाष्पशील। तो वाष्प और आवास समझ में आ गया आपको? समझ आई नहीं? और तीसरा पॉइंट होता है कि विलायक में यानी जो विलय के कण है वो विलायक में घुलकर संगुणित ना हो। विलय के कण विलायक में घुलकर एक चीज यहाँ पे होती है संगुणित या वियोजित। समझा नहीं? तो विलय के कण विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। कितना लिख लिया आप लोगों ने? तो ये आपके राउल्ट के नियम की क्या है? सीमाएं। यहाँ पहला पॉइंट आप आसानी समझ लोगे। तनु विलयन क्या होता है? दूसरा घटक आवासशील लेने की जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? आवासशील होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि विलय के कण विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। क्लियर हो रही बात? तो ये 3 राउल्ट के नियम की क्या थी? सीमाएं। देखिए बेटा जल्दी। हो गया बेटा? अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। राउल्ट नियम की सीमाएं के बाद राउल्ट के नियम पर आधारित कुछ क्या है? न्यूमेरिकल्स। यानी हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं राउल्ट के नियम के आधार पर। ये कंडीशन है आपकी। राउल्ट के नियम पर आधारित क्या है? हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर 293 केल्विन पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज का 25 ग्राम ग्लूकोज को करना का नहीं 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो यहाँ पर 2 चीजें आपकी यहाँ दी गई हैं। एक आपका दिया गया ग्लूकोज, क्या दिया गया? और दूसरा आपका जल यानी H2O। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलय का भाग। ग्लूकोज में कितना है? ये तो दिया गया। ग्लूकोज का अनुभाग कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कितना हो जाएगा? अब हम देखेंगे जल। विलायक का भार कितना दिया गया? विलायक का भार कितना दिया गया न्यूमेरिकल्स में? 450 ग्राम जल में घोला गया। कितना घोला गया? ये तो दिया गया।
इसका अनुभार कितना होता है जल का? अब कुछ दिया गया दाब के बारे में, P बराबर विलाय का वाष्प दाब, ये दिया गया कि विलेन का दिया गया? विलेन का पूछा गया, यानी जल का वाष्प दाब 17 कितना दिया गया? 5 mm। क्लियर? आपसे पूछा क्या गया? P सफिक्स S। कुछ किताबों P सफिक्स S से रिप्रेजेंट करते, कुछ किताबों P सफिक्स 0 या P0। क्लियर हो रही बात? तो ये क्या है? विलेन का, ये हमसे पूछा गया। आपके पास राउल्ट के नियम के आधार पर फार्मूला क्या था? P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल एन और स्मॉल एन की जगह हम देख सकते हैं P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m और बटे तो कैपिटल W आपका नीचे हो जाएगा, कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम इधर क्या रख देंगे? वैल्यू। तो इस P का मान कितना दिया गया? माइनस P सफिक्स S अपॉन 17.535 बराबर स्मॉल W का मान कितना है? स्मॉल m, कैपिटल M कितना है और कैपिटल W। क्लियर हो रही बात? तो इससे इसको हम काट सकते हैं। आ गया क्या? इससे कट जाएगा 25 25 5 5 10 तो 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर कितना बचेगा? 1/180। क्लियर हो रही बात? अब इसका हम त्रिज्या गुणा करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 17.535 गुणे 180 माइनस 180 PS बराबर 17.535 कितना हो गया? अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, बराबर माइनस 180 P सफिक्स S बराबर 17.535। अब ये इधर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई इसका? इस वैल्यू को हम पूरा सॉल्व करेंगे बेटा। 17.535 कितने गुना हो रहा है? इसमें मुझे घटाना कितना है? इनका मल्टीप्लाई का सीधा लीजिए। यहाँ तक दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? यहाँ तक दिख रहा है? चलिए इस वैल्यू को हम इधर सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू किधर सॉल्व करेंगे? इधर। तो माइनस 180 P सफिक्स x बराबर 17.535 माइनस कितना आया? 31.56.3। अब इसको इसमें घटा देंगे कितना? 31.56 कितना आ रहा है? इसको घटाएं कितना आ रहा है बेटा? माइनस के 14.7। अब ये माइनस का कितना है? गलत आ गया? दशमलव नहीं लगाए। 31.56.3 17.31 38 माइनस माइनस कर जाएगा। अब आपका PS बराबर यहाँ तक दिख रहा बेटा? बड़ी समस्या है। चलो सॉल्व कितने में 180 का भाग दे देंगे? 17.43 यानी इसका जो आंसर आएगा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो P सफिक्स S बराबर 17.43। ये आपका विलेन का वाष्प दाब निकलेगा। क्लियर हो गई? लगाइए इसको। आंसर भी इसका इतना ही है, देखो 17.43। 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट, आवासशील आप लोग समझ गए थे, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि विद्युत अनपघट्ट क्या होता है। अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय किया गया तो इसका वाष्प दाब 17.535 mmHg से घटकर 17.235 कर दिया गया। विलय का अनुभार पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया? तो सवाल में दो चीजें हैं, एक विलय और एक विलायक। तो हम यहाँ देखेंगे विलय कौन है इसमें, वही पूछा गया। उसी का अनुभार पूछा गया, नाम नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज विलय है आपकी, क्या है? विलय। और एक आपका क्या है? विलायक। और तीसरा आपका क्या हो सकता है? विलेन। ये तो सकता है। तो विलय का अनुभार दिया, वो अनुभार पूछा गया, भार दिया गया। कितना दिया गया? 10 ग्राम दिया गया। इसका अनुभार क्वेश्चन मार्क
विलायक का भार कितना दिया गया? 100 ग्राम। तो विलायक अगर नाम ना दिया जाए तो हम जल मानते हैं। क्या मानते हैं? तो यहाँ दिया गया कि नहीं दिया गया? तो इसका भार कितना हो जाएगा? 18। अब ये कह रहा है विलयन का वाष्प दाब कितना दिया गया? 17 और विलायक का यानी P बराबर 17.535 और P सफिक्स x बराबर 17.5। ये वैल्यू मुझे दी गई। अब राउल्ट के नियम से चलेंगे। किसके नियम से? देखिए राउल्ट के अनुसार P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको अगर हम और बड़ा करना चाहें तो स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। क्लियर हो रहा है? इधर देखेंगे P का मान कितना दिया गया? 17.535 माइनस पी एस 17.235 अपान 17.535 बराबर स्मॉल w का मान 10 ग्राम। स्मॉल m मुझे निकालना है, कैपिटल 18 है, कैपिटल W एक काट दो। इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा? यहाँ तक दिख रहा है बेटा? इसको इसमें घटाओ कितना बचेगा? कितना बचेगा? बराबर यहाँ कितना बचेगा? 18/10m एक बचेगा। अब इसका हम क्या करेंगे? त्रियक गुणा। तो देखिए बचा हुआ सवाल हमारा इधर लगेगा। इसका इसमें या तो इसका पॉइंट से पॉइंट हम हटा लें, पॉइंट से पॉइंट क्या कर लें? हटा लें तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3000m बराबर 18 गुणे 17,535। कितना आ गया? m बराबर 18/3। तो 6 से काट सकते हैं आप यार? ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? ठीक है, कितना बचाइएगा यार? यानी इसका इसमें गुणा कर लेगा यार, बात दे दो। नहीं काटने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतना नहीं मालूम है, सिंपल सवाल बन रहा है। काटेंगे तो हमें और दिक्कत हो जाएगी, हम सीधा 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 और 3 18 और 3 5 छक्का 30 और 2 7 छक्का 42 और 3 6 कन 6 और 4 कितने के बाद हमें लगाना है? तो 105.2। इसका अनुभार कितना आना चाहिए? 105.2। दिख रहा है आपको? ये आपका अनुभार निकल आया। क्या निकला? पदार्थ का अनुभार निकल आया। ठीक है, लगाइए इसको। अब यहाँ बात आ रही थी विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं? और विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उनका इनाइजेशन हो जाता है। जैसे नमक का विलयन विद्युत अपघट्य पदार्थ है, चीनी का विलयन वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। क्लियर? लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना करनी। क्या करनी है? वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। क्लियर हुई बात? तो जरा क्वेश्चन लिखो। 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना करो। वाष्प दाब में अवनमन की गणना करो। यदि 25 सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mm है, 23.8 mm है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, विलेय और विलायक। कितनी चीजें हैं? एक तरफ आपका विलेय है और एक तरफ आपका क्या है? विलायक। देखिए विलेय यहाँ पर है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज यानी चीनी। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी थी? स्मॉल w बराबर 50 ग्राम। और चीनी का अनुभार कितना होता है? तो इसका स्मॉल m हो जाएगा 342। विलायक आपका H2 है, तो विलायक का भार कितना दिया गया? 500 ग्राम। और H2O का अनुभार कितना होता है? अब यहाँ पूछ रहा है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन है कमी। तो कमी तो वही होगी, यानी आपको निकालना P माइनस पी एस बराबर, और P बराबर आपको दे दिया गया 23.8 दे दिया गया। यानी आपको ये वैल्यू इकट्ठी निकालनी है।
जिसको हम मान सकते हैं डेल्टा पी। क्या मान सकते हैं? डेल्टा पी। ये निकालना आपको। क्लियर हो रही बात? राउल्ट के नियमानुसार आपके पास सिंपल सा फार्मूला दिया गया, देखिए पी माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब पी माइनस पी एस की जगह हम डेल्टा पी रख सकते हैं, और पी का मान 23.8। अब इसकी जगह स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, तो कितना हो जाएगा? 50 बटे 342 गुणे 18 बटे 500, ये तो जाएगा। तो इसको हम इससे काट सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं काट सकते? एक बचेगा, ये आपका 10 बचेगा ना। तो डेल्टा पी बराबर सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अगर इसका हम कैंचा गुना करेंगे तो ये इधर आएंगे और ये इधर आ जाएंगे। तो 23.8 गुणे 18 कितना हो जाएगा? बटे 342 अब गुणे 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतने का हम डिवीजन कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 0.125 mm। ये हमारा डेल्टा पी निकला, यानी वाष्प दाब में अवनमन कमी। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? लगाइए इसको। अति संपरासारी पढ़िए रीडिंग क्या? वो एक ही बात है। अति और अल्प, इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सारे हो जाएंगे बेटा, बेलन के पहले टेस्ट पढ़ लें हम लोग, ठीक है? डालिए हेडिंग, आप लोग साथ ही साथ लिखते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा। देखो, वे विलेन जिसमें जिसमें परासरण दाब अधिक होता है, अच्छा तन और शांत विलयन में परासरण दाब किसका होगा? एक आपका तन है, एक आपका शांत है, तो किसका अधिक होगा? और तन का क्या होगा? मैं ऊपर इसलिए लिख दिया कि आपसे बार बार ये पूछा जाएगा। तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अति परासारी विलयन। बेटा शांत रहो। अति परासारी विलयन कहते हैं। तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे क्या कहेंगे? तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अल्प परासारी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा तन वाला क्या होगा? हाइपो, और सांद्र वाला क्या होगा? हाइपर। तो दोनों बातें क्लियर हो रही है आप लोगों? यानी हम नीचे लिख सकते हैं सांद्र विलयन कैसा होगा? सांद्र विलयन कैसा होगा? अति परासारी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम इतना सीधा लिखते हैं फिर भी टेढ़ा हो जाए। डालो व्युत्क्रम परासरण, डालिए व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या कहेंगे इसको? रिवर्स को अंग्रेजी में रिवर्स ही बोलते हैं।
ऑस्मोसिस। देखो इसमें, देखो जब शुद्ध व अशुद्ध जल, शुद्ध व अशुद्ध जल सेमी पर मेम्ब्रेन द्वारा, सेमी पर मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है। परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगने पर परासरण विपरीत दिशा की ओर लगने लगता है। जिससे अशुद्ध जल से क्रिया शुद्ध जल की ओर होने लगती है। यह क्रिया रिवर्स परासरण कहलाती है, यानी कि इसे रिवर्स ऑस्मोसिस चलिए आप केवल इन दो शब्दों से पूरी परिभाषा समझ जाइए। रिवर्स प्रोसेस क्या है? रिवर्स माने उल्टा। जैसे आपने देखा होगा कह शुद्ध व अशुद्ध दो प्रकार के हमारे पास जल है, ठीक है। दोनों को मैंने सेमी पर मेम्ब्रेन से गुजारा। क्या किया? सेमी पर अर्धपारगम झिल्ली। आपको बता चुके अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? बकरे के आमाशय की। ये तो आपकी प्राकृतिक हो गई। आर्टिफिशियल बताओ कृत्रिम। कॉपर फेरो साइनाइड। देखिए शुद्ध व अशुद्ध जल अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर। क्योंकि परासरण क्या होता है? तन से सांद्र की ओर। ये तो था। तो शुद्ध जल होगा वो कैसा होगा? तन। अशुद्ध जल होगा वो क्या? सांद्र। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शुद्ध जल में केवल H2O होगा, अशुद्ध में H2O के अलावा और भी कुछ मिला होगा, तभी तो अशुद्ध हुआ। तो नॉर्मली क्रिया आपकी चल रही थी तन से सांद्र की ओर। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगने पर। जब अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगता है, क्या लगता है? बाह्य दाब लगने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा की ओर होने लगती है। लगने पर परासरण विपरीत दिशा की ओर लगने लगता है या होने लगती है। अशुद्ध जल से क्रिया शुद्ध जल की ओर होने लगती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? तो आप इतना ही बस ध्यान रखेंगे, एक लाइन है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए ये हमें पूरा समझना पड़ेगा। मुख्य परिभाषा यही तो है कि अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर जब क्रिया होने लगती है तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ये भी वैसा ही हो रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन, विसरण भी कह सकते हैं। क्लियर हो रही बात? सेम वही परिभाषा है। और किसी को समझना है क्या बेटा? बगल में चाहो तो आप फिगर बना सकते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाला। ये आपकी क्या है? SPM, सेमी पर मेम्ब्रेन।
एक तरफ हमारा कैसा रहेगा हिसाब किताब, अशुद्ध जल, और एक तरफ हमारा, क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर। बेटा वो सेमी परमेम्ब्रेन मैंने झिल्ली ली है, आप जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। अब यहाँ बाह्य दाब कहाँ से लगेगा बताओ? अच्छा ऊपर से बाह्य दाब तो यहाँ लगेगा ना, तो बाह्य दाब के कारण क्रिया उल्टी होने लगती है, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। रिवर्स प्रोसेस को हम शॉर्टकट में जानते हो क्या कहते हैं? रिवर्स को आर और ओ, आर ओ। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं परासरण रिलेटेड, यानी हमारा फार्मूला लगेगा पीवी बराबर एनआरटी। इस फार्मूले से रिलेटेड यह हो सकता है हमारा पाई वी बराबर एनएसटी। बात ये दोनों फार्मूले इक्वल हैं एक दूसरे से, अलग अलग किताबों में अलग अलग दर्शाया गया, मतलब एक ही है। समझाइए? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कन्या खिलानी है, चाइने खिला दो, चाइने खिला दो, समझे? आप देखो क्रांति नाराज हो गए, बेटा कहीं खिला दो, एकदम नाराज हो जाती है, सीरियस रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके बराबर आपके क्या कह रहा है? देखिए 24 सेंटीग्रेड पर, इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 24 सेंटीग्रेड पर एक शर्करा विलयन का, ऊपर स्क्रीन पर देखिए, एक लिखिए 24 सेंटीग्रेड पर एक शर्करा विलयन का, बेटा वैसे तुमने छेद में सब देख ले, तुम मात्रा नहीं देख पाए, इसे 500 शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 एटीएम, एटीएम मतलब वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। समझ गए हम लोग? सवाल में क्या क्या दिया गया? 24 सेंटीग्रेड, यानी कि हम कह सकते हैं परम ताप कितना दिया गया? 24 सेंटीग्रेड है। इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। तो केल्विन, सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बिल्कुल, तो 24 प्लस बराबर कितना आ गया? केल्विन। दूसरा सवाल में क्या दे रहा है? परासरण दाब यानी पी कितना है? 2.5 एटीएम। और कुछ दे रहा है? सी बराबर तो आपको निकालना ही है। आर बराबर कितना दिया गया? लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन और प्रति मोल, ये आपका क्या दिया गया? मात्रा, यानी ये वैल्यू आपको दी गई। अब इस फार्मूले आपको फिट करना है। क्लियर हो रही बात? तो हम देखेंगे आपके पास फार्मूला बन जाएगा पी, एक फार्मूला मैंने लिखा था आपको पी बराबर सी आर टी, उसी से तो ये फार्मूला बना। तो हमें क्या निकालना है? सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे आर टी। तो पी का मान कितना है? आर का मान और टी का मान, इसका हम अगर कैलकुलेशन कर लेंगे कितना आंसर आएगा? 0.10 ग्राम प्रति लीटर। बिल्कुल सही बच्चे ने कहा, करके दिखाइए। तो आप लोगों को कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? लगाइए। शर्करा का 3.42% 3.42% विलयन अज्ञात कार्बनिक यौगिक के 3% विलयन के साथ समपरासारी है। अज्ञात यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी आपका जो अज्ञात यौगिक है इसका मुझे क्या निकालना है? अणुभार। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ समपरासारी कह रहा है तो परासारी दोनों कैसा होगा? बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ 2 विलयन मैं ले लूंगा, एक हमारा हो जाएगा शर्करा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी अज्ञात यौगिक। ठीक है,
शर्करा में क्या दे रहा है, कितने प्रतिशत दे रहा है, तो जो प्रतिशत दे रहा है तो W1 3.42 ग्राम हो गया। चीनी का अणुभार कितना होता है 342, क्लियर हो रही बात। अब आ जाओ इधर, W2 कितना दिया गया अज्ञात में 3 ग्राम। निकालना क्या मुझे, M2 निकालना भाई, अज्ञात यौगिक का अणुभारित निकालना है। यदि इसका आयतन B1 बराबर हम B माने तो वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, समपरासारी हैं। यानी जब ये दोनों विलयन समपरासारी हैं तो समपरासारी का मतलब होता है P1 बराबर P2। दोनों विलयन हमारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, यही तो होगी बात। यानी P1 बराबर P2 यानी कि C1 बराबर वो भी हो जाएगा, चाहे आप इससे लगा दो चाहे आप उससे लगा दो, क्योंकि जब परासरण दाब बराबर है तो ये बराबर होंगे, आपस में सब कट जाएंगे, बचने वाला कुछ नहीं। तो अगर हम इससे हमारा काम चल रहा तो मिनिस निकाल सकते हैं, वो कैसे, C1 बराबर C2 है तो C1 की जगह हम क्या रखेंगे, C1 बराबर C2, तो फार्मूला होता है N/V, नहीं होता, तो C1 बराबर N/V1, यही इधर हो जाएगा C2 बराबर N2/। अब क्योंकि आपको मालूम है N बराबर कितना हो जाएगा भाई, N बराबर क्या होता है W1/M1, ये फार्मूला पड़े था जब मैंने बताया मौलिक संख्या बराबर ग्राम में भार बटे तो भाई भाई सेम इधर हो जाएगा W2 M2 और V2, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्योंकि V1 बराबर आपका V है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा V, तो वैल्यू रख दो आप, W1 का मान 3.42 और M1 और V1 V बराबर 3/M2 और V से भी कट जाएगी, इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 बिंदु आएंगे, इससे ये कट जाएगी, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 100, ये तो जाएगा 300। ये आपका क्या हो गया आंसर। नंबर 3 देखेंगे हम लोग, 17 सेंटीग्रेड पर 17 सेंटीग्रेड पर सुक्रोज के 17 सेंटीग्रेड पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया गया। विलय किया गया, परासरण दाब की गणना करो, परासरण दाब की गणना करो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया देखेंगे। T बराबर 17 सेंटीग्रेड, तो इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, और क्या दिया, शर्करा की बात हो रही है, W कितना दिया गया, तो शर्करा का M कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। पूछा क्या गया, परासरण दाब, तो फार्मूला आपके पास R का मान और दिया गया होगा, ना दिया जाए तो R का मान फिक्स होता है आपका, तो P बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा डायरेक्ट मिलीग्राम, CRT होता है तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा W/MVRT, कितना हो जाएगा, क्या निकालना आपको P, W कितना है 1.75, R का मान 0.0821 और 290 अपान 342 इंटू V कितना दिया गया इसमें 150 ml, मैंने लिखा ही नहीं, V बराबर 150 ml, 150 को अगर हम लीटर में बदलेंगे क्या करेंगे, हो गया बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बिंदु से आप एक बिंदु आसानी से काट सकते हैं। ये संख्या इससे कर सकती है, नहीं कर सकती। चलिए निकालिए आप, इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.81 ATM। क्या है 0 सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। क्या किया गया, विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या होगा, इसका परासरण दाब क्या होगा। क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम एक बार फिर देखेंगे। T बराबर 0 सेंटीग्रेड, तो 0 को केल्विन बदलने के लिए 273 का हम योग कर देंगे, तो हमारा इतना ही आंसर आएगा केल्विन। हो गया। अब W कितना दे रहा है
सवाल में 0.45 ग्राम। और तो दे रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अनुवाद कितना होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका अनुवाद निकालें कितना निकलेगा? 180 निकल आया। आयतन कितना दिया गया? 250 ml। ये ml अगर इसको लीटर में बदले कितना लगेगा? 250 बटे 1000। चाहे आप यहीं लीटर में बदल लो या वहां बदल लो, एक बिंदी से बिंदी कट जाएगी। तो 0.25 लीटर आ गया। हमें निकालना क्या है? परासरण। तो P बराबर सूत्र होता है CRT। तो साल इसको कर लेंगे तो C की जगह हम दे सकते हैं W/m/V, तो हो जाएगा RT। वैल्यू रख दो। W का मान 0.45, M का मान 180, V का मान 0.25 और R का मान 0.0821 और T का मान 200। अगर इसको हम सॉल्व करें कितना आंसर आएगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कोई इंजेक्शन खोल दिया क्या? मैं रही मैंने इंजेक्शन बोला है। आंसर इसका आ जाएगा 0.224 ATM। अब इस सूत्र से रिलेटेड और जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं उनको आप लगाइए, ठीक है।